नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। महारथी के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है महारथी में। उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि दो दिन से हम सुन रहे हैं कि भाई आपको कोई धमकी दे रहा है। आप मतलब आपके जैसा सौम्य और तो सुशील आदमी को कौन धमकी दे रहा है? क्या किससे झगड़ा हो गया आपका? पता नहीं, आप बगैर ठीक बोल रहे हैं। हम आप तो जोर से बोलते भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। राजनीति हम खास आइडियोलॉजी विचारधारा के हिसाब से करते हैं, वह बात अपनी जगह है। लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से हो जाए, इस तरह का ना कोई हम काम करते हैं और ना लोगों को ऐसा लगता है, तो आपका कहना ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी 2 दिन पहले फोन कॉल आया और कॉल पर धमकी, उसके बाद उस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद एसएमएस के द्वारा दूसरे नंबर से कि जान मार देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, 10 दिन के अंदर दिखा देंगे इत्यादि। तो इस तरह की धमकी क्यों दी? किसी ने कारण नहीं बताया था क्यों भाई दे रहे हो? क्या गलती की है? पता नहीं उसका कारण क्या। सीधे कह रहा था कि किसी पार्टी का नाम ले रहा था कि उस पार्टी के खिलाफ मत बोलो, इसी तरह की बात। मतलब वो विपक्ष का पार्टी है आपका कि मतलब? हम विपक्ष की ही पार्टी का नाम ले रहा था कि उस मत बोलो और तुम्हारा साम्राज्य है उसको खत्म कर देंगे, क्या क्या। तो हमको लगा कि जब इस तरह की बात है, एकदम ऑन रिकॉर्ड कोई कह रहा है, तो पुलिस को बता देना चाहिए। तो प्रशासन को हमने इसकी जानकारी दी। ये भी खबर पड़ी हमने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है। उसने आदमी है कि नहीं, किस गैंग का नहीं मालूम, लेकिन जो बोला वो फोन करते ही पहला कॉल था, उसमें सीधे यही कहा कि हम बिश्नोई गैंग से हैं। अच्छा। और उसके बाद उसने अपनी बात शुरू की। तो कहा उसने, अब क्या है वो तो बिश्नोई गैंग का तो पप्पू यादव को भी दिया था, पता नहीं। बाद में पता चला कि कोई और ही है वो। हाँ, तो इसलिए हम नहीं दावा कर रहे कि उस गैंग का होगा। जो उसने कहा हमने इसकी जानकारी। पुलिस ने कोई जांच बताया नहीं? पुलिस से आज सचिवालय के पुलिस अधिकारी लोग आए थे, कल भी आए थे एक्चुअल में। तो कल तो हम थे नहीं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में चले गए थे सिवान, तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो आज आए थे और उन लोगों ने ही जानकारी दी कि किसी एक सज्जन को गिरफ्तार करके लाए हैं। अच्छा। हाँ, तो इतनी कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की। चलिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से याद आया कि इस बार तो प्रधानमंत्री जी आपसे 2 बार बात की। पिछली बार नाम नहीं लिए थे, इस बार तो 2 बार क्या बतिया है? देखिए, नाम नहीं लेना ही कोई इशू नहीं होता है। पता नहीं लोग कैसे सोचते हैं। अब एक आत्मीयता प्रधानमंत्री जी के प्रति हमेशा से रही है। बीच में हम उनके साथ नहीं भी रहे, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान में कभी हमने कोई कमी नहीं की है। और उनकी ओर से भी जब मुलाकात होती है या कुछ उस तरह की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही अपनापन का भाव दिखता है। तो उसके आधार पे जो कुछ भी दिखा, उसमें आश्चर्य इसलिए हुआ कि आप ही के क्षेत्र काराकाट में कार्यक्रम था, आप ही का नाम नहीं लिए, तो ये मतलब आदमी सोचेगा नहीं। नाम लेने की बात भी हमने कहा कि कोई इशू नहीं है। एक तो सरकारी प्रोग्राम होता है और सरकारी प्रोग्राम में एक प्रोटोकॉल है उसका। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी एक ही दिन में कहीं विदेश में होते हैं, फिर देश में आकर पटना भी भाषण देते हैं। हमको लगता है उड़ीसा गए। हाँ, तो जाते ही रहते हैं। तो उस तरह उस प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में सारी बात योग कर रहे थे विशाखापट्टनम। हाँ, तो उस सारी बातों की जानकारी उनको रहती भी नहीं। और नाम वगैरह हम लोग भी, प्रधानमंत्री जी तो खैर बहुत व्यस्त हैं, वो अलग विषय है। हम लोग भी जाते हैं जिला में, अगर कहीं भाषण देना है पार्टी के साथ ही छूट जाता है नाम। हाँ, तो वहाँ नहीं, हम लोग कहते हैं, वहाँ स्थानीय जो नेता होते हैं कि भाई नाम लिखकर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का दे दीजिए, जो उस जिला के लोग हैं। लिखकर देने में कई बार इस तरह का नाम छूट जाता है, जो बाद में हमको भी लगता है कि अरे कैसे छोड़ दिया, लेकिन जो लिख कर दिया हमने पढ़ दिया। तो इसलिए यह कोई विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ नाम नहीं लिया। कान में क्या बोले? अब देखिए, कान में क्या बोले, अभी कोई सार्वजनिक करने की बात नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है कि उस पर कोई अलग से गौर किया जाए। चलिए, आप नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा ही चीज बोले हैं लगता है, आपके चेहरे से लग रहा है। कोई भी व्यक्ति मुलाकात किसी से होगी, हमसे आपसे मुलाकात होगी और आत्मीयता के साथ मिलेंगे, तो कुछ भी कहेंगे तो अच्छा ही न कहेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय। नहीं, कल जो पता चला कि चिराग पासवान जी से थोड़ा मतलब उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इतना पहले करते थे, तो मतलब
बॉडी लैंग्वेज पर लोग ध्यान देता है, ये सब कार्यक्रम में इसी सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, लेकिन व्यस्तता भी आदमी की देखनी चाहिए। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ना? बिल्कुल, एनडीए में बिल्कुल ठीक ठाक है। एनडीए के बारे में जो मीडिया के माध्यम से थोड़ी खबर इधर उधर की आ भी जाती है, हमको लगता है उसमें भी सच्चाई नहीं रहती है। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, और है ही नहीं, आगे भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरह की गतिविधि देख रहे हैं, महागठबंधन में हर महीने बैठक हो रही है, चाय कॉफी चल रहा है, आप लोग का ऐसा कोई बैठक हो ही नहीं रहा है, और मीडिया में बता जाता है कि भाई इसको इतना सीट मिला, इसको इतना सीट मिला। यही तो आश्चर्य और थोड़ी दुखद स्थिति भी होती है कि मीडिया के लोग तो साफ साफ बंटवारा कर देते हैं। 100 हाँ, एकदम। एक दिन तो हमने कहा एक कार्यक्रम में, मीडिया के लोग जो इस तरह से परोसते हैं, उनसे हमने कहा कि देखिए, इतनी कृपा कीजिए कि आपका जो काम है वो आप कीजिए, और पॉलिटिकल पार्टी का काम है पॉलिटिकल पार्टी को करने दीजिए। अच्छा, आप देर कीजिएगा तो मीडिया वाले क्या करेंगे? नहीं, आप इतना मतलब बताइए ना भाई, बैठ के तय कर लीजिए, देर तैयारी कीजिए। देर का मतलब कि मीडिया के लोगों को कोई समाचार अभी नहीं मिल रहा है तो उनके हिसाब से जल्दी हम दे दें, यह तो कोई मतलब नहीं हुआ। हम जब आवश्यकता होगी तब हम लोग कर लेंगे। उसमें कहावत है ना कि भीलो ने बांट ली गाँव, राजा को खबर तक नहीं। तो आप लोग वही बात है, वही बात ठीक बोल रहे हैं आप। कोई अभी कहीं से कोई न उस पर बैठक हुई है, न विमर्श हुआ है, कहीं से कुछ कहीं नहीं। कोई बैठक नहीं, मतलब शुरुआत में कुछ हुआ? नहीं, अभी कोई बैठक बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर नहीं हुई है, और हमको लगता है समय पर बैठक हो जाएगी। तो फिर तो वही समय आ जाएगा, फिर चुनाव के टाइम में जो होता है कि जल्दी जल्दी सिंबल देते रहिए, मतलब तैयारी का टाइम नहीं मिलता, कहने का मतलब ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पे आप इतने दिनों से चीजों को देख रहे हैं, कोई एक गठबंधन की बात नहीं है, सब गठबंधन, सभी गठबंधन में जो बड़ी पार्टी है उसकी स्ट्रेटजी होती है कि देर से करो, ताकि कोई इधर उधर की बात करना चाहे तो उसके लिए समय ही न रहे। हाँ। तो ये तो स्ट्रेटजी, हम बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जेडीयू पर, लेकिन इस तरह की स्थिति सभी गठबंधनों में। उधर आरजेडी चाहती होगी देर से हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब स्वाभाविक चीज है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आज ही अखबार में खबर छपी, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि ये तो पहले से ही अनाउंस है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? आप लोग, आप चूंकि एलाइज हैं तो आपसे इसलिए जानना जरूरी है। देखिए, इस स्तर पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह बिल्कुल घोषित है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ठीक है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। ठीक है। तो लेकिन बीच में जो बात आप कह रहे हैं, एक तो दो चीज है इसमें, एक कि बीजेपी का अपना सिस्टम है, तो उस सिस्टम के चलते ऐसी बात कभी कभी आ जाती है कि कहीं सब कुछ तय भी है लेकिन एक सिस्टम से गुजरना है उसको, तो इसलिए ऐसी बात आ जाती है। विधायक दल का नेता चुनना। हाँ, तो इसलिए बात आ जाती है। दूसरा यह भी हो सकता है कि नीतीश जी स्वयं अगर विचार करें, इतने दिनों तक रह गए हैं, उनके मन में भी कभी यह बात आ सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कोई अलग से बात हो सकती है। अदरवाइज अगर नीतीश जी विचार नहीं करते हैं तो तय है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री। नीतीश जी तो इतने 20 वर्षों से सत्ता में हैं, इधर कुछ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं होती रहती है, जिसकी वजह से इस तरह की बातों को और हवा मिल जाती है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। लालू जी भी तो बीमार हैं, लेकिन बिल्कुल उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चीजों को हर तरह से डील कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी तो हर दिन कहीं न कहीं कार्यक्रम में होते हैं। बिल्कुल, बिहार भर का रोज रहते हैं, तो उसके बावजूद ही स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है जिसको जोड़कर इससे देखा जाए। क्या लगता है आपको, एनडीए का कितनी, मतलब अभी के माहौल के हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, लोग तो एनडीए के पक्ष में हैं, नो डाउट। हमने भी कुछ दिन पहले बिहार का दौरा किया है, लोगों से मिलते ही रहते हैं हम लोग। कहीं कहीं थोड़ी शिकायत जरूर सरकार से है, इसमें कोई दो राय नहीं। 20 साल से है तो। हाँ, निश्चित रूप से कहीं कहीं है, लेकिन
शिकायत भी है तो फिर लोगों को लगता है कि अगर इस कमी को पूरा कौन करेगा तो करना एनडीए ही को ही है, ऑप्शन उनको दे दिया। हाँ, दूसरा नहीं। मतलब कि शिकायत भी है और भरोसा भी है। तो इस ख्याल से बहुत कठिनाई एनडीए के सामने चुनाव को लेकर के नहीं है। हाँ, चीजों को जरा एकदम से कहा जाए कि एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। इस बात का ध्यान एनडीए को अपनी स्ट्रेटजी चुनाव के संदर्भ में बनाते हुए निश्चित रूप से रखना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी अपनी जगह बहुत सक्रिय है और हम सीधे उसको इतना अंडरमाइन करके चलेंगे कि कुछ भी नहीं है तो शायद इसका नुकसान होगा। अभी तो 5 पार्टियां हैं ना सर? हाँ, 5 पार्टी। कुछ और आने की संभावना दिख रही है आपको? कुछ और पार्टियों को शामिल होने? बिहार में तो ऐसा नहीं कोई नहीं है ना, बिहार में तो ऐसा नहीं कोई। तो आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ना चाहती है? नहीं, लड़ना चाहती है इसकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं करेंगे ना, जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे और जो तय होगा फिर आपको बताएंगे। आप अब एक अभियान चला रहे हैं कि जो परिसीमन होने वाला है 2029 में, तो उसको लेकर कि क्योंकि 50 सालों से संख्या नहीं बढ़ी है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, इस बार क्या लगता है आपको सीटों की संख्या बढ़ेगी? क्योंकि 26 तक वो रिस्ट्रिक्शन है संविधान का, ठीक बात है। उसके बाद से तो आपको क्या लगता है कि मतलब बढ़ेगी तो बिहार की संख्या क्या आप अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, एक तो 50 साल से जो बंद है परिसीमन का काम, संविधान हमारा कहता है कि हर 10 साल पर जनगणना होगी और जनगणना के उपरांत परिसीमन होगा और उस परिसीमन के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का भी निर्धारण होगा। यह काम 20 वर्ष तक तो हुआ आजादी के बाद, 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, 3 बार हुआ। लेकिन उसके बाद 76 में जब इमरजेंसी का दौर था, उसी वक्त रोक लगा दी गई और कह दिया गया कि अब परिसीमन आगे नहीं होगा 25 साल तक। फिर उसके आगे 25 साल तक फिर कह दिया गया कि नहीं होगा। तो 50 साल से परिसीमन नहीं हो रहा है और 50 साल से परिसीमन नहीं होने के कारण जो बिहार और बिहार के अगल बगल का कुछ राज्य है, इसके साथ एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है। अभी अगर संविधान की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से परिसीमन हुआ रहता तो 2011 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र की संख्या अभी जो बिहार में 40 है वह 60 हो सकती थी, मतलब 1.5 गुना संख्या बढ़ सकती थी। नहीं बढ़ने का नुकसान है कि एक तो संख्या कम और दूसरा कि अब रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति के लिए, कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए, उनकी संख्या भी और बढ़ जाती है, उनका भी नुकसान हो रहा है। अब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो गई है, उसमें अगर परिसीमन न हो तो कैसे होगा? तो फिर नहीं, तब अगर उनको सीट मिलेगी तो 40 में से ही ना। हाँ। लेकिन अगर संख्या बढ़ जाएगी तो महिलाओं के लिए भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो कुल मिला जुला के बहुत ही नुकसान है बिहार जैसे राज्यों को और इसके लिए हम ने आवाज उठाई है और इसलिए अभी तत्काल आवाज उठाने की जरूरत इसलिए पड़ गई है और इसकी आवश्यकता है कि दक्षिण के कुछ राज्य फिर से इस कोशिश में लग गए हैं कि परिसीमन न हो। रोज पार्लियामेंट में लोग हल्ला करते हैं। अपने यहाँ 4 राज्यों के क्यों नहीं चाह रहा है? उन लोगों का तर्क है कि परिसीमन यदि होता है बढ़ी हुई आबादी के अनुसार तो बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में जनसंख्या चूंकि बढ़ी है इसलिए इनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा और हमको इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी है। तो यह उनका तर्क है, लेकिन यह तर्क पूरे तौर पे गलत है क्योंकि 71 में जब परिसीमन हुआ उस वक्त तक उनकी आबादी बहुत तेज गति से बढ़ी थी। 1881 से देश में जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर जब देश आजाद हुआ उस वक्त तक तमिलनाडु इत्यादि जो उस तरफ के राज्य हैं उनकी आबादी लगभग कई गुना ज्यादा बढ़ गई, मतलब उत्तर भारत से। हाँ, इसके मुकाबले में। और उस वक्त आजादी के पहले से लेकर लगभग 150 साल का पीरियड, तब हमारे यहाँ की आबादी बिल्कुल स्थिर थी, कई बार तो निगेटिव माने घट जाती थी आबादी। इसका कारण था अंग्रेजों का शोषण सबसे ज्यादा हम लोगों के यहाँ, अंग्रेजों से लड़ने भिड़ने का काम हम लोग जितने भी आक्रांता आए सब तो सब यही आए और फिर अकाल, इस तरह की स्थिति, महामारी। तो इसका सामना करने के कारण इन राज्यों की आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी, उनकी आबादी बढ़ गई। जो आबादी का रिफ्लेक्शन दिखता है 1971 तक। तो जब तक उनकी आबादी बढ़ी तब तो ले लिया लाभ उन्होंने, और जब हमारी आबादी बढ़ने लगी तो कह रहे हैं कि अब लाभ नहीं।
नहीं, हमको ये नहीं समझ रहा। ठीक है, इमरजेंसी में कांग्रेस की सरकार थी, उसने 25 साल के लिए बढ़ा दी। 2001 में तो वाजपेयी जी की सरकार थी। देखिए, राजनीतिक मजबूरी रही होगी उस समय, इमरजेंसी के समय बढ़ाया गया, नहीं उसको रोका गया, नहीं रोका जाना चाहिए था। जिस वक्त 2001 की बात आप कर रहे हैं, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन जो सरकार थी वह सरकार भी कहीं न कहीं किसी गठबंधन में साउथ के ज्यादा लोग, साउथ के लोग ज्यादा थे, तो स्वाभाविक सरकार पूरे तौर पे खुले हाथ से सब कुछ नहीं कर सकती थी। तो हमको लगता है कि इसी राजनीतिक मजबूरी, ये 2009 में जो परसीमन हुआ था, कितने वर्षों के बाद हुआ? 71 के बाद, 71 के बाद हुआ 2009। हाँ, बिल्कुल। लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। हाँ, उस वक्त परिसीमन हुआ, सिर्फ नक्शा थोड़ा चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। कह दिया गया था पहले ही कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। बहुत तो ऐसे भी हैं जो सुरक्षित तब से है, आज तक सुरक्षित है। हाँ। कुछ बदला था 2009 में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सीट हैं जो पहले भी सुरक्षित था, आज भी। बिल्कुल, इन विषयों पर तो विचार करना ही पड़ेगा। जब नया परिसीमन हो तो पहले से लगातार आजादी के बाद से जो क्षेत्र एकदम रिजर्व चल रहा है उसको फ्री करना चाहिए। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महारथी में आज के एपिसोड में आप उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।